नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। मेघालय ने बांग्लादेश बॉर्डर पर लगाया कर्फ्यू। भारत बांग्लादेश सीमा पर सभी यूनिट हाई अलर्ट। अगले आदेशों तक शाम 6 से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री को जेल से रिहा के आदेश। राष्ट्रपति ने बेगम खालिदा को रिहा के दिया आदेश। मिलिट्री चीफ की मौजूदगी में हुई मीटिंग। खालिदा जिया को जेल से छोड़ने का फैसला। बांग्लादेश हालात के मद्देनजर सर्वदलीय बैठक खत्म। संसद भवन परिसर में सरकार ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक। विदेश मंत्री बैठक में रहे मौजूद। विभिन्न दलों के नेता भी बैठक में रहे मौजूद। आज से दिल्ली की 3 दिवसीय यात्रा पर होंगे उद्धव ठाकरे। इंडिया ब्लॉक के टॉप लीडर्स के साथ करेंगे बड़ी बैठक। ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों पर सुनवाई आज। महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण पर लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप। दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। वायनाड लैंडस्लाइड में रेस्क्यू जारी। अब तक 387 लोगों की मौतें, 180 लोग लापता। आज से वायनाड के स्कूल खोले गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है, जी हां, और इस सब के बाद सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक जो अब खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि इन सब हालातों को देखते हुए भारत में भी लगातार बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारत में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जो फिलहाल खत्म हो चुकी है। बांग्लादेश के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक खत्म। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी शामिल हुए थे। नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे थे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो भारत में बुलाई गई थी सर्वदलीय बैठक जो कि फिलहाल खत्म हो चुकी है। तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जो कि फिलहाल खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह शामिल हुए। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सरकार ने बुलाई अहम बैठक जो अब खत्म हो चुकी है। कई अहम चीजों को लेकर इस बैठक में बातचीत हुई। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी शामिल थे। नेता विपक्ष राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहे। सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक जो कि फिलहाल खत्म हो चुकी है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद लगातार भारत में भी हलचल तेज है। बैठकों का सिलसिला जारी है। सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक जो कि फिलहाल खत्म हो चुकी है।
बांग्लादेश के मुद्दे पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और इसके साथ ही राहुल गांधी भी मौजूद रहे। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी है। मोहम्मद यूनुस बन सकते हैं बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री। मोहम्मद यूनुस नए अंतरिम पीएम बन सकते हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। देखिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार बनाने की बात सामने आ रही है। सेना प्रमुख की ओर से पहले ही कहा गया था कि मैं बांग्लादेश की कमान अपने हाथों में लेता हूं और पूरी जिम्मेदारी संभालूंगा। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी है। फिलहाल बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। मोहम्मद यूनुस बन सकते हैं बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी। और मोहम्मद यूनुस बन सकते हैं बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी और मोहम्मद यूनुस बन सकते हैं बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक में सवाल पूछा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी भी देखिए सर्वदलीय बैठक में मौजूद थे और उनकी ओर से सवाल किया गया कि क्या इसके पीछे विदेशी हाथ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देखिए, सर्वदलीय बैठक से यह अहम जानकारी सामने आई है। हालांकि विदेश मंत्री ने कहा कि अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। बांग्लादेश के हालातों के मद्देनजर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें एक तरफ सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो अमित शाह, जेपी नड्डा और इसके साथ ही राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। विदेश मंत्री लगातार सभी हालातों पर नजर बनाए गए हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी की ओर से बड़ा सवाल पूछा गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्या इस सब में विदेशी हाथ है, जिस पर विदेश मंत्री ने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बांग्लादेश के हालातों के चलते बड़ी बैठक बुलाई गई थी। सर्वदलीय बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है, लेकिन उससे ये बड़ी जानकारी सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेन जी, देखिए जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक हुई बांग्लादेश के हालातों को लेकर और राहुल गांधी की ओर से एक बड़ा अहम सवाल पूछा गया, क्योंकि लगातार इस सब को लेकर बात भी हो रही है कि क्या ये जो तख्ता पलट हुआ है इसमें विदेशी देशों का कोई हाथ है। राहुल गांधी ने जो अहम सवाल पूछा, जिस पर विदेश मंत्री ने कह दिया है कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। क्या लग रहा है आपको, ये जो सवाल राहुल गांधी ने पूछा ये हर कोई पूछ रहा है? पर गरिमा, ये बड़ा वाजिब सवाल है। और कल से जब से ये तख्ता पलट वहां पे हुआ है, क्योंकि अगर पूरे बांग्लादेश के घटनाक्रम को देखें तो अभी अभी आप देख सकते हैं जिस तरह से इंग्लैंड में दंगे हो रहे हैं, इस तरह कई जगह पूरी दुनिया में इस तरीके की घटना स्थिरता हो रही है और वहां भी सत्ता के खिलाफ जो चरमपंथी लोग हैं वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जहां तक बांग्लादेश की बात है, वहां
जमायते इस्लामी नाम का जो संगठन है वो उसको साफ तौर पर माना जाता है कि पाकिस्तान से जो समर्थित आईएसआई को उसका सपोर्ट मिलता है। तो ये जाहिर सी बात है कि वहाँ जो चरमपंथी थे, जो पाकिस्तान समर्थक थे बांग्लादेश में, वो निश्चित तौर पर जो शेख हसीना उन्हें फूटी आंखों नहीं सुहा रही थी। वो एक लिबरल महिला थी है और बांग्लादेश को वो एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही थी, विकास के रास्ते पर, जहां बांग्लादेश की इकोनॉमी जापान और अमेरिका से भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ये सुनने में थोड़ा पता लगता है लेकिन ऐसा है। और जीडीपी 5.5 के आसपास बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश एक अच्छे मुकाम की तरफ बढ़ रहा था। तो एक तो ये भी चिंता जो थी वहाँ के आसपास के जो उनके लोग थे, जो शक्तियां हैं, उनको लेकर भी दिक्कतें थी। इसी तरीके से बांग्लादेश और भारत के संबंध, भारत का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां पर है, तो जाहिर सी बात है भारतीयों की चिंता स्वाभाविक है। अब जो आपका मूल प्रश्न है कि राहुल गांधी ने सवाल पूछा सर्वदलीय बैठक में, तो कल जैसे ही शेख हसीना को वहां से निर्वासित किया गया और वो अगरतला से जब दिल्ली के रास्ते में थी, उस वक्त ही पार्लियामेंट हाउस में विदेश मंत्री और राहुल गांधी दोनों मौजूद थे। राहुल गांधी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष अपनी सीट से उठकर विदेश मंत्री की सीट पर गए और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या शेख हसीना भारत आ गई हैं, क्या शेख हसीना भारत आने वाली हैं। तो विदेश मंत्री ने कहा कि नहीं, अभी उनके पास कोई उस तरह की जानकारी नहीं है जो वो आपको दे सकें, आपको अपडेट करेंगे। तो राहुल गांधी कल से ही इस बात में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और जाहिर सी बात है कि अगर भारत का मसला है तो नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों के इंटरेस्ट का विषय है, पूरे देश का इंटरेस्ट का विषय है। इसके अलावा अगर आप देखें तो राहुल गांधी खुद इसके बाद फिर खुद वो विदेश मंत्री से जाकर मिलते हैं, बहुत सारी सवाल वो करते हैं। आज इसी तरीके से उन्होंने सर्वदलीय बैठक में ये सवाल उठाया कि क्या इस तरह की चीजें हैं बांग्लादेश को अस्थिर करने के लिए। तो इस पूरे घटनाक्रम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ बड़ी मजबूती के साथ में खड़ा नजर आ रहा है। राहुल गांधी नेता विपक्ष के रूप में उनकी चिंता जायज है, क्योंकि बांग्लादेश को जिस तरीके से भारत का सपोर्ट मिल रहा था और भारत के लिए बांग्लादेश की जो मौजूदा शेख हसीना सरकार थी वो बहुत ही मुफीद थी और वास्तव में वो एक मित्र राष्ट्र के रूप में वो भूमिका निभा रही थी शेख हसीना। तो आसपास अगर देखिए भारत के इर्द गिर्द बहुत महत्वपूर्ण बात है, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चारों तरफ से भारत इस तरीके से ऐसे जो इस समय शक्तियां सत्ता में हैं उनसे घिरा हुआ है। तो वो एक चिंता का विषय, एकमात्र बांग्लादेश ऐसा देश जो था जहां भारत के लिए मुफीद सरकार थी, उसको भी अपदस्थ करने के पीछे कौन शक्तियां हैं, मुझे लगता है राहुल गांधी ये पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ा वाजिब सवाल था और देश भी ये सवाल जो है वो लगातार पूछ रहा है, भारत में भी लगातार इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। दुर्गेश जी देखिए, ये तो राहुल गांधी के सवाल को लेकर बातचीत हो गई, लेकिन जिस तरीके से शेख हसीना भारत में शरण ली हैं, वो पहुंची हैं, फिलहाल सेफ हाउस में वो पूरी तरीके से मौजूद है और देखिए अभी ये भी जानकारी ताज़ा मिल रही है कि वो यहाँ से आगे भी बढ़ सकती है, अन्य देशों की मंजूरी मिली तो वो ब्रिटेन भी जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि भारत ने जिस तरीके से हमेशा ही मदद की है, शेख हसीना पहली बार भारत के शरण में नहीं आई, इसके पहले भी इंदिरा गांधी के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे बताए जाते हैं, वो उसके पहले भी आ चुकी हैं। लेकिन अब क्या स्टैंड होगा सरकार की ओर से, इंडियन गवर्नमेंट क्या कुछ करने वाली है? देखिए सुरक्षा के लिहाज से तो बहुत इंतजाम हो गया है, लेकिन अगर देखें तो अब शेख हसीना को लेकर क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है? नहीं, राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से अब इन दो मोर्चों पर भारत को बहुत फूंक फूंक पर कदम रखने की जरूरत है। अगर बात करें कि भाई जो हमारे 5 राज्य हैं बांग्लादेश से सटे, वहाँ पेट्रोलिंग हो रही है, मेघालय में कर्फ्यू लग गया सीमा पर, बहुत सारी चीजें वो जरूरी स्टेप कल से ही उठाए जा रहे हैं और मुझे लगता है वो बहुत काफी है, इसमें कहीं कोई संदेह है नहीं। लेकिन जो आपका मूल सवाल है कूटनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से भारत का कदम क्या होगा, तो इस तरीके का घटनाक्रम 10 साल की नरेंद्र मोदी की सरकार में पहली बार आया और नरेंद्र मोदी इस तरह का घटनाक्रम पहली बार फेस कर रहे हैं। तो उनके लिए भी बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के विश्व स्तर के नेता हैं और वर्ल्ड लीडर के रूप में वो इस समय विख्यात हैं। तो जिस तरीके से अगर देखें इंदिरा गांधी या उससे पहले जो भी प्राइम मिनिस्टर थे, वो इस तरह की बहुत सारी चीजों से रूबरू हो चुके थे। जैसा आपने जिक्र किया तो शेख हसीना के माता और पिता को जब बम से उड़ा दिया गया था, उस वक्त भी शेख हसीना को एयरलिफ्ट करके लाया गया था यहाँ पर, उस वक्त इंदिरा गांधी सत्ता में थी। और अभी आप ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे, उस वक्त भी शेख हसीना मेहमान खसूसी के रूप में यहाँ आई थी और वो फिर जाके गांधी परिवार में जब 10 जनपद में
में जाके उनके घर में मिली राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के साथ उनकी बड़ी ऐसी तस्वीरें आई थी जो एक बहुत मजबूत रिश्तों की गवाही दे रही थी। तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश को लेकर जो पार्टी इसमें विपक्ष में है, कांग्रेस पार्टी, उसके रिश्ते शेख हसीना से निजी रिश्ते हैं, नरेंद्र मोदी के बहुत बेहतरीन रिश्ते हैं। अब एक बहुत बड़ी चुनौती, जैसा गरिमा आपने इस ओर इशारा किया है, कि बहुत बड़ी चुनौती है कि भारत क्या करता है, क्योंकि जो खबर आ रही है ब्रिटेन ने उनको राजनीतिक शरण देने से एक तरीके से मना कर दिया, वहां से ये एक तरीके से जो ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। उसकी बड़ी वजह है कि अगर ब्रिटेन की स्थिति देखें तो ब्रिटेन की कम से कम 8-10 काउंटी में इस समय दंगा भड़का हुआ है ब्रिटेन में, और वहाँ जो चरमपंथी हैं वो जो आप प्रवासी जो एक तरीके से हैं, वहाँ भी हिंदू मुस्लिम वाला मसला लगातार चल रहा है। और ब्रिटेन ये नहीं चाहता कि अगर हम किसी तरीके से शेख हसीना को शरण दें तो यहाँ कहीं ये आग और न भड़क जाए, इसलिए ब्रिटेन भी अभी जल्दबाजी में कोई उसने क्लियरेंस नहीं दिया है। शेख हसीना की बड़ी बहन वहाँ छोटी बहन वहाँ रहती हैं, और शेख हसीना जो खबर है, शेख हसीना के बहन की बेटी भी शायद वहाँ राजनीति में सक्रिय है, तो ये बातें वो कर रही हैं। लेकिन अब भारत का जो की भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि भारत शेख हसीना के साथ कैसा व्यवहार करता है, उनके साथ खड़ा रहता है, उनकी कितनी मदद करता है। ये सरकार के लिए बड़ा चुनौती का समय है, और बहुत सरकार, विपक्ष और हम सबके लिए भी ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय होगा। अब हम देखते हैं कि हमारी सरकार किस तरीके से चीजों को आगे करती है। उम्मीद है कि सब बहुत बेहतर होगा और कूटनीतिक रूप से बहुत मजबूत रहेगा। बिल्कुल। और देखिए, दुनिया भर के देशों की नजरें भी भारत के अब स्टैंड पर बनी हुई है। क्या कुछ मजबूत कदम जो है वो भारत की ओर से कूटनीतिक रूप से उठाए जाते हैं, बहुत अहम होगा देखना। बहुत शुक्रिया आपका दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो राहुल गांधी की ओर से देखिए बड़ा वाजिब सवाल इस सर्वदलीय बैठक में पूछा गया, जिसमें साफ तौर पर कहा कि आखिर क्या इस सब में विदेशी देशों का हाथ है, जिस पर विदेश मंत्री की ओर से ये जवाब मिला है कि फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बांग्लादेश के हालातों को लेकर सर्वदलीय बैठक आज हुई, जिसमें राहुल गांधी का ये सवाल जो देखिए देश भर में अलग अलग लोग भी पूछ रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश में तख्ता पलट कैसे हो गया, क्योंकि जिस तरीके से बीच भाषण में शेख हसीना को देश छोड़कर निकलना पड़ा। भारत की शरण में फिलहाल वो है इंडियन एयरपोर्ट के सेफ हाउस में ठहरी हुई हैं, लेकिन अब अगला कदम भारत का क्या होगा ये भी बहुत अहम। और भारत की ओर से देखिए लगातार बैठकों का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। बांग्लादेश के हालातों को लेकर एक तरफ बॉर्डर्स पर सुरक्षा के लिहाज से तो बहुत खास इंतजाम कर दिए गए हैं, लेकिन दूसरी ओर भारत सरकार इस पूरे मुद्दे पर किस तरीके से फूंक फूंक कर कदम रखती है ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन फिलहाल सर्वदलीय बैठक से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां विदेश मंत्री ने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। देखिए, इस पूरे मामले पर भारत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। फिलहाल भारत की शरण में है शेख हसीना, और जानकारी मिल रही है कि अगर ग्रीन सिग्नल मिलता है तो वो यहां से आगे बढ़कर ब्रिटेन में शरण ले सकती हैं। लेकिन जैसा कि हमारे प्रधान संपादक ने कहा कि फिलहाल ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, तो आगे क्या होता है ये फिलहाल अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिलहाल भारत की शरण में शेख हसीना, और बैठकों का सिलसिला देखिए शुरू हो चुका है। अभी कुछ देर पहले ही सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सत्ता पक्ष की ओर से गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे, और इन सभी की मौजूदगी में सर्वदलीय बैठक हुई। और विपक्षी दलों के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी इस बैठक में हिस्सा लिया, और उनकी ओर से बड़ा सवाल भी पूछा गया कि आखिर क्या इस सब के पीछे विदेशी ताकतों, विदेशी देशों का हाथ है, जिस पर विदेश मंत्री ने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही और 11 बजे कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। संसद में आज आपको बता दें कि बांग्लादेश हिंसा का मुद्दा गूंजेगा। वक्फ एक्ट संशोधन बिल हो सकता है पेश। केंद्रीय वित्त मंत्री सदन में रखेंगी वित्तीय प्रस्ताव। निर्मला सीतारमण रखेंगी वित्तीय प्रस्ताव। वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए वित्तीय प्रस्ताव पास होगा। केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों के विधेयक पर विचार की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण रखेंगी वित्तीय प्रस्ताव। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए वित्तीय प्रस्ताव पेश होगा।
बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही और एक और बड़ी खबर आपको बांग्लादेश से ही बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है बांग्लादेश से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, अहम जानकारी बांग्लादेश से सामने आ रही है। क्रिकेटर मशरफे मुर्तजा के घर पर लोगों ने आग लगा दी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कई जगहों से आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। तो कई जगहों से आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मशरफे मुर्तजा के घर पर लोगों ने आग लगाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां 30 वर्षीय महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास। उन्नाव की रहने वाली 30 वर्षीय अंजनी जाटव महिला मुख्यमंत्री आवास के पास तेल डालकर आग लगा ली। महिला को मौजूद पुलिसकर्मियों और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों में मचा हड़कंप। सीएम आवास में पुलिसकर्मियों ने महिला की आग बुझाई। पुलिसकर्मियों ने महिला को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गौतमपल्ली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरा मामला बताया जाता है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम आवास के पास में महिला ने आग लगा ली। महिला को सिविल अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं लखनऊ से खबर। उन्नाव के पूर्वा की रहने वाली महिला जिसने खुद को आग के हवाले किया, 30 वर्षीय महिला बताई जाती है। गौतमपल्ली एरिया में विक्रमादित्य मार्ग 19 बीडी चौराहे के पास एक महिला जो कि लगभग 30 वर्षीय है, ये थाना पूर्वा जनपद उन्नाव की रहने वाली है। इनके द्वारा आज आत्मदाह का प्रयास किया गया। इनको तत्काल इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल लाया गया है। यहाँ पर इनका इलाज जारी है। प्रथम दृष्टया पारिवारिक विवाद का होना सामने आ रहा है। इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
तो उन्नाव की रहने वाली 30 वर्षीय अंजनी जाटव, और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़ चुके हैं। भरत, उन्नाव की रहने वाली महिला बताई जाती है, फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, वजह क्या थी? क्योंकि कहा जा रहा है कि जनता दरबार से निकलने के बाद उस महिला ने ये कदम उठाया। अभी सामने आ रही है वो ये आ रही है कि वो मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री से मिलने गई थी, जो सूत्र बता रहे हैं वहाँ पे जनता दरबार जो लगता है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। फिलहाल ये जरूर है कि लखनऊ के वीवीआईपी इलाके में जिस तरीके से महिला पहुंचती है अपने छोटे बच्चे, मासूम बच्चे के साथ, वहां पर अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर डाल देती है और 70% तक महिला जल जाती है। जैसे ही पुलिसकर्मी देखते हैं कि महिला की हरकत है, उसकी एक्टिविटी पर नजर जाती है, तो तुरंत तमाम जो पुलिसकर्मी जब तक वहां पहुंच पाते हैं, महिला के शरीर में आग लग चुकी होती है। फिलहाल महिला जो है उन्नाव के पूर्वा की रहने वाली थी। जो बातें, जो पुलिस का जो बयान अभी आया है वो ये आया है कि महिला का कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा था, जहां पर महिला के नाम पर मुकदमा दर्ज था, पूर्वा में ही महिला के ऊपर ही मुकदमा दर्ज था। फिलहाल हर एंगल से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही खड़ा होता है कि इतने वीवीआईपी इलाके में किस तरीके से जो महिला है वो ज्वलनशील पदार्थ लेकर पहुंची, जहां पर तमाम जो मंत्री रहते हैं, मुख्यमंत्री आवास है वहां पर, और तमाम जो एलआईयू की टीम्स इसीलिए तैनात की जाती है कि कोई ऐसी हरकत ना हो पाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से महिला वहां पहुंची और उसने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया और 70% तक महिला जल चुकी है। अभी जो है आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है कि महिला की असल वजह क्या थी, क्योंकि महिला अभी जवाब देने की स्थिति में नहीं है, उसकी नाजुक स्थिति बनी हुई है। उसके परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, उन्नाव की रहने वाली 30 वर्षीय अंजनी जाटव महिला, जिसकी ओर से कदम उठाया गया। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। लाइव न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, आपको बता दें कि वो खत्म हो चुकी है बांग्ला। और इसी बीच आपको बुलंदशहर से खबर बता देते हैं। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। थाना शिकारपुर क्षेत्र से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें छद्म तरीके से तमंचे में जेल भेजे जाने की बात प्रकाश में आ रही है। वीडियो में जो तथ्य प्रदर्शित हो रहे हैं उनके आलोक में तत्काल जो इस वीडियो में दिखाई पड़ रहे हैं, जो एक थाना प्रभारी हैं शिकारपुर के और एक चौकी इंचार्ज कस्बा और 2 सिपाही हैं, उनको तुरंत कार्यवाही करते हुए इनको निलंबित कर दिया गया है। और इसमें 2 होमगार्ड और दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी अलग से रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। मेरे द्वारा मौके पे पहुंचकर जांच की जा रही है और जांच करके तथ्यात्मक रिपोर्ट एसएसपी साहब को प्रेषित की जाएगी। और जो वीडियो है और जो संबंधित चीज़ें हैं उनकी विस्तृत जांच संपादित की जाएगी। 21 तारीख के दिन बेटा दावत खा के आ रहा था, बाज़ार में पुलिस ने ज़बरदस्ती गाड़ी रोकी, चारों तरफ से घेर लिया उसे, उसकी गाड़ी में तमंचा रखा, उसे चोर बना दिया, चालान काट दिया, उसका जेल भेज दिया उसे, जबकि मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है। ऐसा कोई घटना न हुई आज तक उसके साथ में। पहली बार इन्होंने ज़बरदस्ती उसे चोर बना कर जेल भेज दिया। ये शिकारपुर थाने की पुलिस थी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और बुलंदशहर एसएसपी जी से न्याय की गुहार लगाता हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। मामले का सीएम योगी ने संज्ञान लिया कि न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर।
बुलंदशहर से खबर, के न्यूज के एक्स पर पोस्ट का एसएसपी ने लिया संज्ञान। के न्यूज के एक्स पर पोस्ट का एसएसपी ने लिया संज्ञान। एसएसपी ने वायरल वीडियो पर की बड़ी कार्रवाई। वायरल वीडियो पर से हमने लिया संज्ञान। के न्यूज ने के एक्स पर की खबर पर आपको बता दें कि फिलहाल यहां पर एसएसपी ने संज्ञान लिया। शिकारपुर एसएचओ सहित 4 पुलिसकर्मी लाए नाजर। बुलंदशहर की शिकारपुर पुलिस ने युवक की कार रोककर अपने बाइक से तमंचा निकालकर युवक की कार में रख दिया। उसी तमंचे को पुलिस से बरामद कर युवक को अवैध तमंचा रखने के जुर्म में जेल भेज दिया। के न्यूज की खबर पर संज्ञान लेते हुए एसएसपी श्लोक कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिकारपुर कोतवाली प्रभारी एवं कस्बा चौकी इंचार्ज व 2 सिपाही को सस्पेंड किया है। 2 होमगार्ड के खिलाफ जांच की रिपोर्ट कमांडेंट को सौंप दी गई है। शिकारपुर पुलिस का कार सवार युवक को अपराधी बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल मेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि उसने शिकारपुर कोतवाली पुलिस ने कस्बे में एक कार को रोका था और कार रोकने के बाद एक युवक की गाड़ी में अपनी ही बाइक से निकालकर एक तमंचे को रख दिया था और तमंचे को रखकर उस व्यक्ति के लिए युवक के लिए पुलिस ने जेल भेज दिया था। हालांकि बात जो घटना 21 तारीख की है, 21 तारीख को जिस तरह से जेल भेजा, 7 दिन बाद जेल के बाद जब वो आया तो किसी उसी के परिवारजनों ने जो वो वीडियो बनी हुई थी, परिवारजनों ने वो वीडियो को वायरल कर दिया। और वायरल करने के बाद में अगर बात की जाए तो जिस तरह से के न्यूज की खबर का यहाँ असर देखने को मिला है, तो के न्यूज ने एक्स पर पोस्ट किया था और सीएम योगी और डीजीपी सभी को ट्वीट करने के बाद में जो जनपद बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार सिंह, उन्होंने जांच के एसपी क्राइम को आदेश दिए थे और एसपी क्राइम ने जाकर थाने में जांच की और जांच करने के बाद में जांच सही पाए जाने पर उन्होंने एसएसपी ने थाना प्रभारी सहित 6 लोगों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अगर बात की जाए थाना प्रभारी की और 2, जबकि कस्बा चौकी इंचार्ज हैं और 2 सिपाहियों और 2 होमगार्डों के लिए उनके कमांडेंट के लिए लेटर लिख दिया गया और उनके लिए निलंबन के लिए कार्रवाई की जा रही है। अगर बात की जाए तो अभी भी अगर बात विपक्ष ने भी, समाजवादी पार्टी ने भी इस पर निशाना साधते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी की जो पुलिस है गुंडा राज कर रही है, निर्दोष व्यक्तियों के लिए आरोपी बना रही है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जिस तरह से अगर ये वीडियो बाकी हैरान कर देने वाला और मानवता को शर्मसार करने वाली वीडियो है, जिस तरह से निर्दोष युवक के लिए पुलिस के द्वारा एक दोषी बनाया गया और उसे जेल भेजा गया, तो उसके परिवार के जो उसके पिता है उन्होंने भी अब तो सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है और उन्होंने कार्रवाई की मांग की थी और मांग को उनकी संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से 6 लोगों को निलंबित किया। और हालांकि अभी कार्रवाई की और जो बात की जा रही है, अभी भी थाने में कुछ लोगों के खिलाफ अभी भी और कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अभी जांच की जा रही है और एसपी क्राइम लगातार जांच कर रहे हैं। अगर बात की जाए विपक्ष ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है पुलिस पर, तो कहीं ना कहीं वो भी चिंताजनक है, क्योंकि जो समाजवादी की पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने अपने कार्यालय से एक्स पर पोस्ट किया है और एक्स पर पोस्ट करने के बाद कहा है कि सीएम योगी की पुलिस गुंडा राज कायम कर रही है और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पुलिस निर्दोषों को दोषी बना रही है, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने मुख्यमंत्री को भी आड़े हाथ लेते हुए मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। अगर बात की जाए और सीएम योगी ने इस बार मामले में संज्ञान लेते हुए डीजीपी से रिपोर्ट तलब करने के लिए 24 घंटे के निर्देश दिए हैं। हालांकि प्रशांत कुमार ने सख्त निर्देश देते हुए जनपद बुलंदशहर के एसएसपी को 24 घंटे के अंदर
सख्त रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए और उन्होंने रिपोर्ट पेश की जाए 24 घंटे के अंदर अंदर डीजीपी को रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट पेश होने के बाद में सीएम योगी उस पर कार्रवाई करते हैं। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर बताई जा रही है कि सूत्रों के हवाले से इन पर 6 जो पुलिसकर्मी इन पर बर्खास्त की कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह का जो मामला है, हालांकि अब जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित परिवार के जो लोग हैं वो भी अब तो उन पर बर्खास्त की कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी है कि जिस तरह से हमारे बेटे को जो दोषी बनाया गया है, जब सभी लोगों पर कार्रवाई होती है, आदि पुलिसकर्मियों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना यह होगा, जिस तरह से विपक्ष भी इस पर निशाना साधने लगा है, तो निशाना साधने के बाद में तो विपक्ष भी हमलावर हो रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी पर, जिस तरह से कि बीजेपी में गुंडा राज हो रहा है। तो अब तो उत्तर जो अगर बात की जाए पूर्व सीएम अखिलेश यादव और सपा सुप्रीमो, वो भी लगातार पोस्ट करते हुए साफ साफ दिखा रहे हैं। अगर बात और पार्टियों की जाए, वो भी कहीं ना कहीं अब निशाना साधने लगी है कि बुलंदशहर में जिस तरह से जो शिकारपुर कोतवाली पुलिस ने मानवता को शर्मसार किया है, एक निर्दोष युवक के लिए जो शिकारपुर नगर में एक अपनी खल की दुकान चलाता था और दुकान चलाने के बाद में उसकी गाड़ी को बाजार में रोका जाता है और बाजार में रोकने के बाद में जो 6 पुलिसकर्मी थे अपनी ही बाइक में से तमंचा निकालते हैं और तमंचा निकाल के उसकी कार में रखते हैं और कार में रखने के बाद में उस तमंचे को उस गाड़ी से बरामद करने के बाद में उसे आरोप सिद्ध कर देते हैं और उसे 21 तारीख को करीब 7 दिन बाद उसकी जमानत होती है। जमानत होने के बाद में उसके किसी परिवारजनों ने उस वीडियो को वायरल कर दिया। वायरल करने के बाद में जिस तरह से जो वीडियो वायरल हुई है, के न्यूज ने उस वीडियो को एक्स पर पोस्ट किया था और एक्स पर पोस्ट करने के बाद में के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। तत्काल प्रभाव से जो एसएसपी थे इसको उन्होंने संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद एसपी क्राइम को जांच के आदेश दिया और जांच के आदेश में रात अगर बात की जाए तो एसपी क्राइम ने जांच की और जांच में तथ्य सही पाए गए और सही पाने के बाद में उन्होंने एसएसपी को रिपोर्ट सौंप दी और रिपोर्ट सौंपने के बाद में एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से जो शिकारपुर कोतवाली के थाना प्रभारी थे राजेश कुमार चतुर्वेदी, उनको और जो कस्बा चौकी इंचार्ज थे उनको और उनके साथ 2 सिपाही और 2 होमगार्डों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हालांकि अगर बात की जाए जो एसपी क्राइम है, उनका कहना यह है कि अभी और जांच की जा रही है। अगर थाने का और भी कोई अगर सिपाही दोषी है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए अनिल। बता दें कि के न्यूज के एक्स पर पोस्ट का सीएम ने संज्ञान लिया है। एसएसपी ने वायरल वीडियो पर की है बड़ी कार्रवाई। शिकारपुर एसएचओ सहित 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। के न्यूज की खबर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया एक्शन। बुलंदशहर की ये खबर। उन्नाव से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर एक्सप्रेसवे पर हुआ बीचोट सड़क हादसा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कार ट्रक में जो आकर टकराई। सिद्धार्थनगर से आगरा मीटिंग में जा रहे थे डॉक्टर और कार चालक की हादसे में हुई दर्दनाक मौत। उन्नाव से खबर। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कार ट्रक से जो आकर टकराई। डॉक्टर और कार चालक की हादसे में हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांगरमऊ क्षेत्र के सरदपुर गांव के पास हुआ हादसा। उन्नाव से खबर। आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ दर्दनाक हादसा।
कार चालक सहित 2 लोगों की दर्दनाक मौत। और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपकी जगह गाजियाबाद से बड़ी खबर। हिंडन एयरबेस पर हलचल बढ़ी। शेख हसीना ने हिंडन एयरबेस पर गुजारी रात। शेख हसीना के गाजियाबाद पहुंचने पर सरगर्मियां हुई तेज। 2 वीवीआईपी की गाड़ी पहुंची हिंडन एयरबेस। 2 वीवीआईपी की गाड़ी पहुंची हिंडन एयरबेस। 2 की गाड़ियां हिंडन एयरबेस के अंदर गईं। भारत सरकार की 2 गाड़ियां पहुंची हिंडन एयरबेस। हिंडन एयरबेस पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। शेख हसीना ने हिंडन एयरबेस पर गुजारी रात। शेख हसीना के गाजियाबाद पहुंचने पर हलचल तेज। 2 वीवीआईपी गाड़ी पहुंची हिंडन एयरबेस। मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर, जहां पर तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पहुंची हैं। आपको बता दें कि ये हिंडन एयरबेस से देख पाएंगे कि तस्वीरों में कि हिंडन एयरबेस का यहां पर इस हिंडन एयरबेस के अंदर ही जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है तख्ता पलट के बाद पहुंची है और यहाँ पर शरण लिए हुए हैं। हालांकि कल देर से ही अगर बात करें तो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि जो शेख हसीना है वो यहाँ पर मौजूद है। और अभी तक की बात करें तो जो प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सर्वदलीय बैठक चल रही है और बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या शेख हसीना को यहाँ पर रखा जाए या फिर उनको जिस तरह से जो कहीं और जाना होगा। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है चाक चौबंद है। आप देख पाएंगे कि तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं यहाँ पर तैनात कर दे रहे हैं और जो सुरक्षाकर्मी है चप्पे चप्पे पर निगाहें लगाए हुए हैं। और यहाँ पर बात करें तो जैसे ही शेख हसीना यहाँ पर पहुँची थी उसके बाद से ही यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता कर दी गई थी, काफ़ी बढ़ा दी गई है। और बात करें तो जो प्रशासन के जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, गाजियाबाद पुलिस के भी तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं। और जिस तरह से जो शेख हसीना है वो यहाँ पर हैं। और वहीं बता दें कि जो अजीत डोभाल की चर्चा थी कि वो कल शाम यहाँ पर अजीत डोभाल शेख हसीना से मिलकर गए थे। हालांकि अगर बात करें अन्य राजनीतिक दल के लोगों की तो कोई भी राजनीतिक दल का जो है के प्रतिनिधि यानी कि जो नेता है यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। जो दूरभाष के माध्यम से ही संपर्क किया जा रहा है और जो परमिशन है, जो अनुमति है रहने की, उस पर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है। बात करें बांग्लादेश के तख्ता पलट के बाद से जब शेख हसीना ने यहाँ पर शरण ली है उसके बाद से ही जो भारत और बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं वहाँ पर भी कर्फ्यू जैसे हालात है, कर्फ्यू लगा देंगे। तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है मजबूत है और तमाम तरह की यानी कि प्रशासन किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहता कि किसी तरह से यहाँ पर ख़राब हालात हो, जिसको लेकर LIU की बात करें तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं मुस्तैद हैं और तमाम सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ तमाम हालातों पर नज़र बनाए हुए हैं। देखना होगा कि अब जो दिल्ली की जो बैठक है उसके बाद क्या निर्णय लिया जाएगा। कैबिन मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद।
शेख हसीना के गाजियाबाद पहुंचने पर सरगर्मियां हुई तेज। दो वीआईपी गाड़ी पहुंची हिंडन एयरबेस। शेख हसीना के गाजियाबाद पहुंचने पर सरगर्मियां तेज, सुरक्षा व्यवस्था के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। और लाइव न्यूज में फिलहाल आते हैं, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का